कलेक्टर ने वीडियो कॉल के माध्यम से आपदा प्रबंधन की बैठक ली। लो लाइन एरिया पर पानी घुसने की स्थिति निर्मित ना हो। मुआवजा दे दिया है, ये सब बता रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं उनको रखना चाहिए, तत्काल उनको हटाओ। बारिश के दिनों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गुरुवार को कलेक्टर और एसपी ने वीडियो कॉल के माध्यम से आपदा प्रबंधन की बैठक ली। एसडीएम ने नागदा, उन्हेल व खासरोद के संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन के लिए शहर में सिर्फ एक स्थान पर कंट्रोल रूम का निर्माण किया जाएगा। और कोई किसी का पॉइंट है? नहीं। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने गुरुवार की शाम को वीडियो कॉल के माध्यम से आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक में नागदा, उन्हेल व खासरोद में बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाली विपरीत स्थितियों के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में एसडीएम ने सबसे पहले कहा कि आपदा प्रबंधन के दौरान सबसे पहली प्राथमिकता प्रभावितों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने फूड इंस्पेक्टर नागेश दाइमा को नागदा में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर पूर्व से ही खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। हर अधिकारी और कर्मचारी को अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करनी होगी। चलिए ठीक है। आपको कुछ ढूंढना है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात राष्ट्र संत व ज्योतिषाचार्य ऋषभ चंद्र जी विजय जी महाराज साहब के निधन के बाद अनुयायियों में शोक की लहर व्याप्त है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी को जब 10 बच्चों के खून के परीक्षण के दौरान सीआरपी वैल्यू बढ़ने की जानकारी मिली तो उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पैथोलॉजी से प्राप्त 10 बच्चों की सीआरपी वैल्यू रिपोर्ट के दस्तावेज सौंपते हुए मौखिक रूप से मांग की है कि क्षेत्र के पैथोलॉजी लैब से प्रतिदिन का डाटा मंगवाकर उनकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि ऐसे बच्चे सामने आ सके जिनका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है। उन बच्चों का तमाम स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनकी वास्तविक बीमारी का पता लगाया जाए। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का जन जागरण अभियान चलाया जाए। तो अभी तक शासन स्तर पे सर इसकी क्या तैयारी, क्योंकि सेकंड ईयर पे काम अभी तक जैसे ऑक्सीजन प्लांट का काम अभी तक चल रहा है, जबकि देवास में और जावरा में ऑक्सीजन प्लांट का काम पूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन भी लाया हूँ कि जो देव मामलों की विधायक जी ने भी जो एम्बुलेंस दी उनमें अनुशंसा कर ली, लेकिन वहाँ से आगे से एम्बुलेंस अभी तक नहीं। ये 10 बच्चों की मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ कि मान लो कि 10 बच्चों की सीआरपी लेवल इतनी बढ़ी हुई है तो आप डूबने तो फिर एक ही लेट का आप अग्निहोत्री से डाटा जुटाएंगे, बच्चों से डाटा जुटाएंगे, तो न जाने ऐसे कितने बच्चे। तो ठीक है, तो सीआरपी लेवल से कोरोना संक्रमित होने का दावा नहीं करते, लेकिन ऐसे पीरियड में सीआरपी बढ़ा हुआ आना कहीं ना कहीं नागदा में इस चीज़ की अगर आप गहनता से जाँच करेंगे तो वास्तव में गंभीर मामला है। सवेरे मुझे जानकारी मिली कि नागदा खाचरोद क्षेत्र में लगभग 10 से 12 बच्चों का सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है। तो मैंने ब्लू पैथोलॉजी पर जाके करीबन 10 बच्चों के सीआरपी लेवल की जानकारी ली, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्ची बेबी मेरिन जो 3 साल की है उसका सीआरपी लेवल 137 आया। ऐसे एक ये 4 साल की बच्ची है उसका सीआरपी लेवल 31.79 आया। लगभग 3 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक के बच्चों का सीआरपी लेवल बढ़ना कहीं ना कहीं शंका कुशंका को जन्म देता है। जैसा कि WHO बोल रहा है, कई वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि आने वाले समय में तीसरी लहर आएगी और ये तीसरी लहर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खतरनाक है। तो जब हमें जानकारी मिली कि सीआरपी लेवल बढ़ने वाले 10 बच्चे हैं, सीआरपी लेवल से मतलब ये नहीं कि हो सकता है इनको कोई कोरोना हो, भगवान करे इन बच्चों को कोरोना ना हो, लेकिन हम एसडीएम कार्यालय आज यहाँ पर आए, एसडीएम साहब को ये सारी जानकारी दी और उनसे पूछा गया कि शासन और प्रशासन स्तर पर तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या कार्य योजना है,
क्योंकि कई कार्य आप देख रहे हैं जो दूसरी लहर में जिन कामों की घोषणा हुई थी वो काम अभी तक चल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के मामले में आप बीमा अस्पताल में ले लें, ऑक्सीजन प्लांट का फाउंडेशन बनने में ही इतने दिन लग गए, ऑक्सीजन प्लांट कब बनेंगे? जबकि जावरा, रतलाम, देवास में ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार है। नागदा में इतनी धीमी गति से काम चलना कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि की उदासीनता को उजागर करता है। विधायक जी ने एम्बुलेंस के लिए अनुशंसा कर रखी है, कई जगह एम्बुलेंस मिल गई, लेकिन नागदा सिविल अस्पताल को विधायक निधि से अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिलना भी कहीं ना कहीं शंका कुशंका को जन्म देता है। हमारे द्वारा आज माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई कि नागदा खाचरोद सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो। कारण अगर आने वाले समय में तीसरी लहर का नागदा में भी खतरा हुआ तो नागदा खाचरोद में अभी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। नागदा खाचरोद सिविल अस्पताल में आईसीयू बेड और सामान्य बेड की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही नागदा खाचरोद सिविल अस्पताल तथा बीमिया अस्पताल में बच्चों के लिए एक अलग से आईसीयू वार्ड आरक्षित किया जाए। चौथा, नागदा व खाचरोद सिविल अस्पताल में केंद्रीय निधि या राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। अभी तक ऑक्सीजन प्लांट मात्र केंद्रीय निधि से बीमा अस्पताल में लग रहा है। ऐसा ऑक्सीजन प्लांट नागदा और खाचरोद सिविल अस्पताल में भी लगाया जाए। साथ ही अभी तक नागदा खाचरोद क्षेत्र के लोग सीटी स्कैन के मामले में जनसेवा पर निर्भर थे। अब हमारी मांग है कि सीटी स्कैन मशीन नागदा और खाचरोद के सिविल अस्पतालों को अलग अलग मिलना चाहिए। साथ ही उसके टेक्नीशियन की नियुक्ति भी नागदा में होना चाहिए। वहीं जो अभी मैंने आपको बात की कि नागदा बीमा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है, वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। अगर तत्काल तीसरी लहर आ जाती है या कोई अन्य बीमारी आती है तो ये ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र अतिशीघ्र निर्मित होना चाहिए। साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जो विधायक निधि से एम्बुलेंस की अनुशंसा कर रखी है वो एम्बुलेंस हमें शीघ्र मिलना चाहिए। साथ ही मैं अभिभावकों से, पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि WHO ने और वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों पर ये तीसरी लहर का प्रकोप काफ़ी आएगा, तो अपने बच्चों को लगातार स्टीम वेपोराइज़र दें, गर्म पानी दें और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जितने भी खाने पीने की सामग्री आती है अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें और प्रयास करें कि परिजन और बच्चे काम होने पर ही घर से निकले। साथ ही मीडिया चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि प्रशासन तीसरी लहर के बारे में जागरूक हो और जल्द से जल्द जितनी सुविधा नागदा को मिल सके प्रदान करें। धन्यवाद। यस सर। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बसंत मालपानी जी के द्वारा मुझे एक माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि कोरोना से संभावित जो तीसरी लहर है कुछ लोगों के द्वारा जो प्रेरित की गई है उसमें बच्चों में संक्रमण का जो खतरा बताया गया है उस संबंध में उनके द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। विशेषकर नागदा एवं खाचरोद क्षेत्र में सिविल अस्पताल में शिशु विशेषज्ञ की नियुक्ति हो, यह प्रमुख मांग है। इसके अलावा आईसीयू बेड, सामान्य बेड की संख्या बढ़ाई जाए, बीमा अस्पताल में अलग से बच्चों के लिए वार्ड बनाया जाए और केंद्र निधि या सरकार निधि से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो। ऐसी 7 से 8 जो मांगे हैं वो रखी गई हैं इस ज्ञापन के माध्यम से। इनमें से इनके द्वारा ग्रुप पैथोलॉजी का मेरे को डेटा रिपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें जो बच्चे हैं उनकी कुछ CRP वैल्यूज़ भी मेंशन्ड है। इसमें मैं तत्काल हमारे DMO डॉक्टर कमल सोलंकी उनसे रिपोर्ट लूँगा। यदि ऐसा कुछ भी केसेस यहाँ पे आते हैं तो हम लोग उसको प्रायोरिटी से डील करेंगे। और इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन है, उचित स्तर पर कार्रवाई के लिए हम लोग जरूर प्रेषित करेंगे इसको। अखिल भारतीय बेरवा महासभा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। महासभा के संगठन मंत्री जगदीश मिमरोट ने बताया कि गोविंद लकवाल निवासी संत बालीनाथ नगर उज्जैन को मवेशी पालन के विवाद को लेकर लाला भाट व अन्य साथियों ने मिलकर लठ चाकुओं से मारा था, जिसके उपचार के दौरान गोविंद की मौत हो गई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और रासुका की कार्रवाई की। ज्ञापन के माध्यम से महासभा ने गोविंद के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उसके बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने की मांग की। वो अन्य साथियों के साथ मिलकर लठ व चाकू से मारकर अधमरा कर घर के सामने फेंके जाने बाबत अस्पताल में इलाज के दौरान
आज बड़े दुख की बात है, अखिल भारतीय बेरोमा समाज का एक हमारा युवा, एक बेटा उज्जैन में जो कि अपने पशुपालन का काम करता था, विगत दिनों लाला भाटी करके वो भी पशुपालन का काम करता था। दोनों में आपसी कोई विवाद होने कारण उसके एक दोस्त सूरज को साथ को बोला कि जाओ उसको गोविंद को बुला के लाओ। तो बातचीत करने के लिए वो लव कुश नगर में लाला वो भाटी रहता है, वहाँ उसको बुलाया गया गोविंद लखवाल को, और सूरज तो जैसे तैसे भाग गया, मगर गोविंद लखवाल को बहुत बुरी तरीके से डंडे से पीट के उसको अधमरा कर दिया गया, जो जिसका कि विगत दिनों सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हुआ था। उसके उपरांत मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में 5 आरोपियों को रासुका के तहत उनको गिरफ्तार कर वो जेल भेज दिया। एक बहुत ही सराहनीय काम है। अखिल भारतीय बेरोमा समाज के हम सभी लोग अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया, जिससे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मृतक के परिवार को एक सहायता राशि प्रदान करें, जिससे कि उसके परिवार को पालन पोषण किया जा सके। ये भैरवा महासभा नागदा के द्वारा आज मुझे एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक बड़ी ही दुखद घटना जो उज्जैन शहर में हुई थी, इसमें गोविंद लखवाल करके जो लड़का था उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। उस संबंध में ज्ञापन देकर ये मांग की गई है कि उसको शासन की ओर से सहायता प्रदान की जाए, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन है, तो उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। 18+ व 44 उम्र का वैक्सीनेशन महोत्सव हुआ। प्रजा प्रशासन और सेवादारों ने उत्साह दिखाया। खारशोद में गुरुवार को 18+ उम्र में वैक्सीन लगवाने में उत्साह का माहौल रहा। हर युवा वर्ग वैक्सीनेशन सेंटर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं प्रशासन की पूरी टीम अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए सुबह से ही सेंटरों पर डटी रही। खारशोद तहसील क्षेत्र में 6 वैक्सीनेशन केंद्रों पर 1500 वैक्सीन का टारगेट लिया गया। पोरवाल धर्मशाला, धाकड़ धर्मशाला और सुनेरिया बाग खारशोद में 3 और 3 ग्रामीण क्षेत्र बड़ा गांव, मड़ावदा और घिनौदा में केंद्र बनाए गए। हर केंद्र पर 250 वैक्सीन दिए गए। सहयोग कर रही हैं? सभी सहयोग कर रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जनता की सेवा के लिए बनी आप उसमें, और बिना अपने परिवार को दूर रह के आप काम कर रहे हैं, तो इस बीच में आप कैसा महसूस करते हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी समाज सेवा कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। लगवाया है? जी, अभी लगवाया। वैक्सीन लगाने के पहले आपके मन में क्या भय था, किस तरह के विचार थे? वैक्सीन के पहले हमें लग रहा था कि शायद हमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो या कुछ फीवर वगैरह कहीं आने जाने से कुछ हो गया हो। वैक्सीन लगाने के बाद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी जो आप कैसा महसूस करते हैं वैक्सीन लगने के बाद? अभी ठीक ठाक लग रहा है, अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपके परिवार में पूरा आलोट नगर के भाभीपुरा में मनभावती ट्रेडर्स व्यापारी पिता पुत्र पर धारा 144 का उल्लंघन करने व शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ साथ शासकीय कर्मचारियों से मारपीट के मामले में आलोट पुलिस ने पिता पुत्र व्यापारी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। गाड़ी के अंदर तो भैया बाहर निकालने पकड़ने अंदर डालने फिर अंदर लेके एक मुझे रोड करना, उसके बाद करना। वही वाला कैमरा मारेगा पीछे वाली गली में। अरे कैमरा मारेगा भाई, अरे यो कैमरा लगाओ नहीं अपने इधर का। तो व्यापारी संघ आग बबूला हो गया और इस कार्रवाई को लेकर व्यापारी संघ ने एसडीओपी प्रियंका डुडवे को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। अगर जांच निष्पक्ष नहीं किया गया तो महासंघ संपूर्ण नगर को बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएगा। लॉकडाउन 2 महीने से पूरे ज़िले में लगा हुआ था। उसका सब व्यापारी प्रशासन का सहयोग कर लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। आज ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि एक किराना के थोक व्यापारी ने उसके यहाँ माल अनलोडिंग का कार्य हिमाल कर रहे थे। व्यापारी के पुत्र के साथ झूमा झपटी करना, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाकर ले जाना और व्यापारी के साथ भी झूमा झपटी की गई है। निंदनीय कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। इसकी पूरा व्यापारी महासंघ निंदा करता है और हमने एसडीओपी साहब मैडम से मांग करी है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए
आप अगर उसने कोविड-19 का उल्लंघन किया है तो आप उसकी दुकान सील कर सकते हैं, 188 में मुकदमा कायम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मारपीट करना ये घृणित कार्य आलोट पुलिस द्वारा किया गया है। उसकी हम सब व्यापारी महासंघ की ओर से मैं निंदा करता हूं और माननीय एडीएम साहब से हमने निवेदन किया है और एसपी साहब से भी बात करेंगे कि इस प्रकार की घटना दूसरी घटना नहीं घटे और जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर इस पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? आलोट बंद करेंगे, पूरा किराना व्यापारी संघ पूरा किराने की दुकानों को बंद करेंगे। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आज ज्ञापन दिया है। आज मैं और तहसीलदार साहब दोनों की टीम थाने से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकली थी। जो श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय का आदेश है कि 4 बजे सभी प्रतिष्ठान और ये जो किराने की दुकान हैं ये बंद हो जाएंगी। इसी पालन में हम लोग बंद कराने के लिए और देखने के लिए भ्रमण कर रहे थे कि करीब 5 बजे के करीब हम लोग भांभीपुरा पहुँचे। वहाँ पर देखा कि टीकम चंद अग्रवाल अपनी दुकान खोलकर सामान निकाल रहा था, बेच रहा था ग्राहकों को। और उसके इस संबंध में हमने बोला दुकान बंद करने को, तो वो हमको बोला कि हमारा जो है नियम है और सामान जो रखा उसका क्या करेंगे, सड़ जाएगा। तो उसको बताया गया कि लॉकडाउन में ये धारा 144 का उल्लंघन है, 5 बज चुके हैं और उस पर चिल्ला चौट करने लगा। इस पर तहसीलदार साहब के द्वारा और हमारे द्वारा जब चालान बनाने के लिए बोला गया कि आपको चालान बनाना पड़ेगा, आपकी दुकान का ये खोल के रखिए उल्लंघन के दौरान, इस पर उसने चालान बनाने से मना किया और अभद्र व्यवहार भी करने लगा। उसके बीच उसका लड़का अभी अंदर से आया और हम लोगों से उज्जत करने लगा। उसको समझाया गया लेकिन उसके बावजूद भी आक्रोशित होने लगे और उसको जो कार्रवाई करने के लिए सहयोग के लिए जब बोला गया तो उन्होंने हमारे साथ जुआ झटकी भी की। इसके संबंध में तुरंत मौके पर अशांति फैलाने और उत्पात मचाने पर रजत अग्रवाल पिता टीकमचंद अग्रवाल के विरुद्ध धारा 151 की कार्रवाई की गई है और रजत अग्रवाल और पिता टीकमचंद अग्रवाल के विरुद्ध भी शासकीय कार्य में बाधा, 188 लॉकडाउन का उल्लंघन और 269 संक्रमण फैलाने जैसे धाराओं में आज प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इससे पूर्व भी टीकमचंद अग्रवाल के खिलाफ 169 अपराध क्रमांक 188 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इस प्रकार ये टीकमचंद अग्रवाल जो है लॉकडाउन उल्लंघन करने का आदी होकर आदतन अपराधी हो गया है और इससे पहले भी एक एट्रोसिटी के मामले में भी ये जेल जा चुके हैं दोनों बाप बेटे। आदतन अपराधी होकर ये हमेशा इस प्रकार की हरकत करते हैं और पुलिस के कार्रवाई में सहयोग नहीं करते हैं।